वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। आज हम सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसका कर रहे हैं हम पार्ट 8 और हम सॉल्व कर रहे हैं डी ट्रिपल एस बी वेलफेयर ऑफिसर 2019 का पेपर। अगर इससे पहले के आपने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। डी ट्रिपल एस बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। शुरू करते हैं। इस लेक्चर के अंदर टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और जिसको हमने डिस्कस किया है बहुत ही ज्यादा डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। So the first question is the theory which argues that crime occurs when there is a gap between the cultural goals of a society। वो कौन सी थ्योरी है जो आर्ग्यू करती है कि जब सोसाइटी के कल्चरल गोल्स में गैप हमें देखने को मिलता है तब क्राइम होता है। And the options are subcultural theory, social control theory, strain theory, and the last option is rational choice theory. Correct option is option number C, that is strain theory. तो जो स्ट्रेन थ्योरी है वो दी थी रॉबर्ट के मर्टन ने इन द ईयर 1938 और वो कहता है कि जो सोशल फैक्टर्स होते हैं जैसे लैक ऑफ इनकम, लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, ये सारे जो है एक प्रेशर फील करता है एक इंडिविजुअल और इसकी वजह से वो जो अल्टीमेट गोल होता है उसका वो अचीव नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो क्राइम कमिट करता है। सॉरी, एनोमी एंड स्ट्रेन थ्योरी से रिलेटेड मेरी एक पूरी वीडियो भी है, आप वहां पर जाके आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, इसे चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज मेजर फंक्शन ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग इज। लर्निंग के अंदर मोटिवेशन का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? एंड द ऑप्शंस आर टू हेल्प कैप्चर अटेंशन, टू डायरेक्ट बिहेवियर, टू हेल्प इन एक्वायरिंग नॉलेज, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो टर्म मोटिवेशन है उसका मतलब है इज दैट इज व्हाट मूव्स अस। जो भी चीज हमको आगे बढ़ने में हेल्प करती है दैट इज आवर मोटिवेशन। तो कोई भी चीज हम लर्न तब करेंगे जब हमें अटेंशन चाहिए होगी या फिर हमें बिहेवियर पता करना है कि हमें कैसा बिहेवियर करना चाहिए या फिर नॉलेज एक्वायर करने के लिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज one of the key theories to emerges from this branch of criminology is dash is associated with the work of Cornish and Clarke in 1986। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कॉर्निश और क्लार्के ने 1986 में कौन सी थ्योरी दी थी? And the options are social disorganization theory, option number B rational choice theory, option number C social control theory और option number D strain theory। जब भी कॉर्निश एंड क्लार्के की बात आती है 1986 में इन्होंने दिया है रैशनल चॉइस थ्योरी। रैशनल चॉइस थ्योरी क्या होती है कि कोई भी इंडिविजुअल अगर उसे चूज करना है कि वो कोई भी एक्ट करे या नहीं करे, उससे पहले वो क्या करता है, एक कैलकुलेट करता है, एक रैशनल कैलकुलेशन करता है अपने माइंड में कि इस काम को करने पर उसको क्या क्या फायदे हो सकते हैं और क्या क्या नुकसान उसे हो सकता है, और उसको जज करने के बाद ही वो उस क्राइम को या उस एक्ट को करने के लिए सोचता है। और इससे रिलेटेड रैशनल चॉइस थ्योरी से रिलेटेड भी एक लेक्चर मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, आप आई बटन पे जाकर उसे चेक कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी रैशनल चॉइस थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द माइग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स फ्रॉम बिहार टू वर्क इन द टाउन्स ऑफ पंजाब इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो क्वेश्चन 4 कहता है कि जब जो एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं वो बिहार से पंजाब के शहरों में जाकर काम करने के लिए माइग्रेट करते हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है? एंड द ऑप्शंस आर अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन, रूरल टू रूरल माइग्रेशन, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, या ऑप्शन नंबर डी अर्बन टू रूरल माइग्रेशन। तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एग्रीकल्चरल लेबरर्स है यानी कि कहीं गांव साइड का एरिया है, यानी कि रूरल से कहा मूव कर रहा है, वो टाउन्स ऑफ पंजाब शहरों में कर रहे हैं, यानी कि रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट के डायरेक्शन पर माइग्रेशन को 4 टाइप में डिवाइड किया जाता है, जो कि चारों टाइप मैंने यहाँ ऑप्शंस में दिए हुए ना, ये चारों टाइप डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट के बेसिस पर माइग्रेशन को डिवाइड किया गया है। और इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो यही है, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, जहां पर जो लेबर फोर्स का ट्रांसफर होता है वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सेक्टर से होकर अर्बनाइज्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर में लेबर फोर्स का ट्रांसफर होता है।
जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है अर्बनाइजेशन से। Question number 5. The most important component is the individual care plan for each child based on the specific needs of the child is identified through which of the following needs assessment. तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जो इंडिविजुअल केयर प्लान बनता है हर एक बच्चे का, वो कैसे आइडेंटिफाई करे, इनमें से क्या चीज को एसेस करके वो इंडिविजुअल केयर प्लान बनता है। एंड द ऑप्शन आर फिजिकल नीड्स, सोशल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स या ऑल ऑफ द अबव। सो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि इंडिविजुअल केयर प्लान होता क्या है। इंडिविजुअल केयर प्लान क्या है? एक प्लान बनता है हर एक बच्चे को देखते हुए, हर एक इंडिविजुअल मतलब हर एक बच्चे के बेसिस पर अलग अलग इंडिविजुअल केयर प्लान बनता है, ताकि ये इंश्योर किया जाए कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है, ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है हर वे में। ठीक है, इसके लिए देखो क्या होता है, जो सोशल वर्कर होता है जनरली, जो सोशल वर्कर का काम क्या होता है, वो क्या करता है, बच्चों से डिस्कशन करता है, बच्चे की हिस्ट्री देखता है, उसके फ्यूचर गोल्स के बारे में समझता है, उसके इमोशनल नीड्स के बारे में समझता है, उसके पर्सनल नीड्स क्या है, उसके मेडिकल नीड्स क्या है, उसके एजुकेशनल नीड्स क्या है, उसके रिक्रिएशनल नीड्स क्या है। तो इस तरीके के सारे नीड्स को एसेस करने के बाद वो बच्चे का एक प्लान तैयार करते हैं, इंडिविजुअल केयर प्लान तैयार करते हैं। ठीक है, उसको इवेल्युएट कर लिया और उसके बाद फिर उन्होंने डिटेल प्लान बनाया बच्चों का, और उसके बाद उसने क्या किया, सारे एस्पेक्ट जो जरूरी है, जैसे फिजिकल, इमोशनल, मेंटल ग्रोथ बच्चे के, वो सभी को ध्यान में रखते हुए वो बनाते हैं। सो इसका ऑप्शन होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। हम इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए बच्चे का इंडिविजुअल केयर प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द पर्पस ऑफ ग्रुप वर्क विद द एजेड इज टू। जब हम एजेड लोगों के साथ, एल्डरली पीपल के साथ ग्रुप वर्क करते हैं, उसका मेन पर्पस क्या होता है? एंड द ऑप्शंस आर टू रेज द सेल्फ एस्टीम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, to establish a group bond that may replace the warmth of family relationships, both A and B, या none of the above। देखो, एंड द ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन जो है आपका वो ऑप्शन नंबर सी होगा, बोथ ए एंड बी। अब समझते हैं कि ये आंसर क्यों हुआ। जब आप एजेड लोगों से डील कर रहे हैं, तो एजेड लोगों का मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि उनको ऐसा लगता है कि अब वो बेकार हो गए हैं, उनकी इम्पोर्टेंस उन्हें नहीं समझ में आता। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम है, उनकी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना। आप अपना वर्थ जानो, है ना, हाउ दे कैन बी वैल्यूड एंड दे परसीव देयर सेल्फ, ये उनको बताना बहुत जरूरी है कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो एक तो ये चीज बताना, एंड सेकंड थिंग देखो क्या है, एक ग्रुप बॉन्ड बनाना, ताकि वो अपनी फैमिली रिलेशनशिप का जो वार्म था उसको रिप्लेस कर पाए इस ग्रुप, जो अभी जो ग्रुप बनाया हुआ है ना एजेड लोगों के साथ, उसको एस्टेब्लिश कर पाए। तो उससे क्या होगा, वो अपनी फैमिली रिलेशनशिप पे ज्यादा डिपेंड नहीं होके उनके पास एक और ग्रुप होगा, जिसमें कि अगर अगर उनकी फैमिली उन्हें नहीं भी देखती है, तो ये वाला जो ग्रुप है वो उनका ध्यान रखे, उनके साथ ये घुल मिल सकते हैं। इसीलिए इसका आंसर बोथ ए एंड बी होगा। Next question is question number 7. The modified and changed program title of National Population Policy 2000 is, कि जो National Population Policy है 2000 की, उसका नाम जो अब चेंज कर दिया गया है। अब उनमें से उसका क्या नाम है? एंड द ऑप्शंस आर कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्राम, रूरल वेलफेयर प्रोग्राम, अर्बन वेलफेयर प्रोग्राम या फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। देखो यहाँ पर देखो, टर्म एक कैच करने वाला है, दैट इज पॉपुलेशन। सो दैट इज फैमिली के साथ रिलेट कर सकते हैं हम। तो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अब समझते हैं कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो 2000 की थी वो किस लिए थी। देखो, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि लोगों की लाइफ में थोड़ा सा क्वालिटी लाइफ लेकर आए, और उनके जो अपॉर्चुनिटीज और चॉइसेस उनको हम दें, ताकि वो सोसाइटी के लिए एसेट की तरह काम करें। ठीक है, तो ये सारा जो हम नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के अंदर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द की कंपोनेंट ऑफ सोशल बॉन्ड इज या आर। तो जो सोशल बॉन्ड का की कंपोनेंट है, जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट वो क्या है? इन्वॉल्वमेंट, अटैचमेंट, कमिटमेंट या ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। समझते सोशल बॉन्ड क्या होता है, कि हाउ वी कैन इमोशनली कनेक्ट टू द पीपल, इमोशनली कनेक्ट कैसे करें लोगों से, ताकि वो एक सोशल बॉन्ड क्रिएट हो। तो उसके लिए हमें क्या करना, इन्वॉल्वमेंट भी जरूरी है हमारा उन लोगों के साथ, अटैचमेंट भी जरूरी है, उनके साथ कमिटमेंट भी जरूरी है। ये सभी फैक्टर्स मिलकर ही हम एक सोशल बॉन्ड बना पाएंगे।
So next question is, the case worker attempts to classify the client by nature of his problem. He identifies certain forms and qualities of client's personality, maladaptation and malfunctioning in his behavior. कि केस वर्कर जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट वो उसको क्लासिफाई करता है और वो क्लाइंट की पर्सनालिटी में किसी तरीके की माल फंक्शनिंग मेल एडेप्टेशन को देखता है उसके बिहेवियर में, तो ये किस तरीके का डायग्नोसिस में आता है? ऑप्शंस आर डायनामिक डायग्नोसिस, इटियोलॉजिकल डायग्नोसिस, क्लिनिकल डायग्नोसिस और सोशल डायग्नोसिस. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्लिनिकल डायग्नोसिस. तो इसमें क्या होता है कि केस वर्कर जो है अपने क्लाइंट को ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ देयर प्रॉब्लम उसी तरह उसको उसके उसके बेसिस पर उसको क्लासिफाई करता है. And the last question is question number 10. Who amongst the following has identified the characteristics of urbanism and urban system as transiency, superficiality, anonymity and individualism? इनमें से किसने जो अर्बनिज्म या अर्बन सिस्टम का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये बताए थे? ट्रांसिएंसी, सुपरफिशियलिटी, एनोनिमिटी एंड इंडिविजुअलिज्म. एंड द ऑप्शंस आर रुथ ग्लास, किंग्सले डेविस, एंडरसन या लुइस वर्थ. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लुइस वर्थ. समझते हैं लुइस वर्थ ने क्या कहा था. लुइस वर्थ एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे जिनका टाइम पीरियड रहा 1897 से लेकर 1952 का. उन्होंने क्या किया, अर्बनिज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई किया कि अर्बनाइजेशन अगर कहीं आ रहा है तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें साथ देखने को मिलते हैं, दैट इज ट्रांसिएंसी, सुपरफिशियलिटी, एनोनिमिटी और इंडिविजुअलिज्म. सो ट्रांजिएंसी क्या होता है, जहां पर क्या करते हैं हम शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप बनाते हैं लोगों से और उसके बाद भूल जाते हैं. देखो जब आप किसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में जा रहे हैं, आपका किसी तरीके का बिजनेस है, आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं देख रहे हैं. आप क्या करते हैं, उस लोगों से मिले, अपने काम का जो भी डिस्कशन है वो किया और उसके बाद आप भूल जाते हैं. अब फिर नए लोगों से आप एक्वेंटेंस रिश्ता बनाते हैं. तो दैट इज ट्रांसिएंसी. ये जहां पर हमें मेनली अर्बनाइजेशन के अंदर हमें देखने को मिलता है. सेकेंड थिंग इज सुपरफिशियलिटी. यहाँ पर क्या है, सारे जनरली जो भी रिलेशनशिप होता है फॉर्मल रिलेशनशिप्स होते हैं, इम्पर्सनल और फॉर्मल रिलेशनशिप होते हैं, और दैट टू विद लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल. जिनसे आपका बिजनेस रिलेट करता है आप सिर्फ उन लोगों से ही अपना फॉर्मल रिलेशनशिप रखते हैं, अदरवाइज सबसे आप बात नहीं करते हैं आप. एंड एनोनिमिटी क्या होता है, जहां पर आपको उन लोगों के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, आप सिर्फ अपना बिजनेस तक ही उसको सीमित रखते हैं, इसके अलावा आपको उनके बारे में कोई नॉलेज नहीं है. एंड लास्ट इज इंडिविजुअलिज्म. क्या होता है कि यहाँ जब भी अर्बन सिस्टम की बात करें, अर्बनिज्म की बात करें, तो लोग सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी को, अपने इंटरेस्ट को ऊपर रखते हैं, है ना, अपने पर्सनल हैप्पीनेस को सबसे ऊपर रखते हैं. लोगों का क्या उसमें रोल है या लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा वो सेकेंडरी चीज आ जाती है, लेकिन प्राइमरी जो लोगों का प्रायोरिटी है वो क्या है, उनकी खुद की खुशी. तो दैट इज इंडिविजुअलिज्म. और ये सभी कैरेक्टर्स जो है अर्बनिज्म या अर्बन सिस्टम के हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. साथ ही साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेरे काम को अप्रिशिएट करें. सो अगर आपसे आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं भी हो और आप सिंपली एक कमेंट करके मुझे एक अपना अच्छा सा जेस्चर बताते हैं कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ, तो मैं मोटिवेट होंगी काम को करने के लिए. सो या सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन बाय बाय.